क्या होगा अगर एक ऐसा गणितीय रहस्य जिसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को भी घुटनों पर ला दिया हो, उसे एक ऐसा लड़का सुलझा दे जिसने आज तक स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। एक ऐसा लड़का जिसके हाथों में किताबों की जगह कबाड़ और ग्रीस लगा हो। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोमांच है जो हर उस इंसान के चेहरे पर तमाचा है जो सोचता है कि दिमाग और टैलेंट सिर्फ अमीरों की जागीर है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसका अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली जीनियस आखिर छुपते कहाँ है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गरज से इमारतें कांप रही थी। लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड क्वांटम रिसर्च के बेसमेंट में मौजूद सर्वर रूम में एक अलग ही तरह का तूफान मचा हुआ था। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह, जो अपने कठोर अनुशासन और घमंड के लिए पूरे देश में जाने जाते थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। एसी पूरी रफ्तार से चल रहा था, फिर भी कमरे में मौजूद सभी प्रोफेसर्स की सांसें अटकी हुई थीं। सामने एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर लाल रंग का एक टाइमर चल रहा था और उसके ठीक नीचे एक ऐसा जटिल क्वांटम एल्गोरिथम लिखा था जिसने पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया था। ये कोई आम वायरस या हैक नहीं था। ये दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों द्वारा बनाया गया एक अनसॉल्वेबल थ्योरम था, जिसे अगर अगले 48 घंटों में हल नहीं किया गया तो संस्थान का दशकों का रिसर्च डेटा अपने आप हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम सिंह ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। उनकी आवाज पूरी लैब में गूंज उठी। क्या यही सिखाया है मैंने तुम लोगों को? हमारे पास देश के सबसे तेज दिमाग वाले छात्र हैं। मैंने इस एक सवाल को हल करने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। 1 करोड़ रुपए, और फिर भी तुम सब के सब खाली हाथ खड़े हो। क्या इस पूरे संस्थान में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस कोड को डिकोड कर सके? कमरे में मौजूद हर एक छात्र और प्रोफेसर की नजरें झुकी हुई थी। वो थ्योरम इतना खौफनाक था कि उसमें कैलकुलस, क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉजिक एक साथ उलझे हुए थे। उसे देखकर ही बड़े बड़ों का सिर चकरा रहा था। लेकिन इस पूरी घबराहट और चीख पुकार से बेखबर उसी इमारत के बाहर बारिश में भीगता हुआ एक 18 साल का लड़का कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। उसका नाम था देव। देव अनाथ था। वो शहर के सबसे गंदे इलाके की एक झुग्गी में रहता था और ई कचरा यानी खराब हो चुके कंप्यूटर, टूटे हुए मोबाइल और जले हुए मदरबोर्ड बीनने का काम करता था। वो उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर काम की चीजें बनाता था। देव कभी किसी स्कूल में नहीं गया, लेकिन उसे संख्याओं से एक अजीब सा लगाव था। वो कबाड़ में मिलने वाली आधी अधूरी विज्ञान और गणित की किताबों को रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। उसे दुनिया के नियम समझ में नहीं आते थे, लेकिन गणित के नियम उसके दिमाग में एक धुन की तरह बजते थे। अगले दिन सुबह संस्थान के ऑडिटोरियम में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। शहर के सारे बड़े वैज्ञानिक और मीडिया वाले वहां मौजूद थे। 1 करोड़ के इनाम की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। ऑडिटोरियम के बाहर चाय और समोसे बांटने का काम उसी कबाड़ी वाले देव को मिला था, जिसे ठेकेदार ने दिहाड़ी पर बुलाया था। देव फटे हुए कपड़ों में, हाथों में चाय की केतली लिए लोगों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर ऑडिटोरियम के बड़े से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर पड़ी। वहां वही लाल रंग का टाइमर और वो खतरनाक समीकरण चमक रहा था। देव के कदम वहीं रुक गए। उसके हाथों से चाय की केतली छलकने लगी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसकी आंखें उस समीकरण पर ऐसी गड़ गई थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने को देख रहा हो।
जहां बाकी लोगों को उस स्क्रीन पर सिर्फ उलझे हुए नंबर और अजीबोगरीब निशान दिख रहे थे, देव को वहां के एक रास्ता दिख रहा था। उसका दिमाग उस थ्योरम को ऐसे डिकोड करने लगा जैसे वो कोई बहुत पुरानी और जानी पहचानी भाषा हो। उसे समझ आ रहा था कि वो समीकरण असल में गलत दिशा में जा रहा है। सब लोग उसे सुलझाने के लिए आगे की तरफ सोच रहे थे, जबकि उसका जवाब उसके शुरुआत के एक छोटे से एरर में छिपा था। क्या घूर रहा है बे? चाय डाल जल्दी। एक सूट पहने हुए प्रोफेसर ने देव को धक्का देते हुए कहा। देव हड़बड़ाकर पीछे हटा। उसने चुपचाप चाय दी और बाहर चला गया। लेकिन उसका दिमाग अब उस ऑडिटोरियम से बाहर नहीं आ पाया था। उस दिन देव ने कुछ नहीं खाया। रात हो चुकी थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। देव अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके सामने कबाड़ से निकाले हुए कुछ पुराने पेन और एक गंदा सा रजिस्टर था। वो उस समीकरण को अपनी याददाश्त से उस रजिस्टर पर उतारने लगा। पन्ने भरते जा रहे थे। देव का दिमाग एक अलग ही दुनिया में था, जहां सिर्फ और सिर्फ नंबर थे। रात के करीब 3 बज चुके थे। देव अचानक रुका। उसकी कलम टूट चुकी थी, लेकिन रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा जवाब लिखा था जो अगर दुनिया देख लेती तो विज्ञान का इतिहास बदल जाता। उसने वो रहस्य सुलझा लिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो इस जवाब को उन बड़े लोगों तक कैसे पहुंचाए। अगर वो दिन के उजाले में उनके पास जाता तो कोई उसकी शक्ल देखकर ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता। एक कबाड़ी वाले की बात पर कौन प्रोफेसर यकीन करता? देव जानता था कि उसे ये काम अपने तरीके से करना होगा, खामोशी से। अगली रात जब टाइमर में सिर्फ 7 घंटे बचे थे और पूरा संस्थान एक गहरे सन्नाटे और निराशा में डूबा था, देव ने संस्थान की ऊंची लोहे की ग्रिल फांदी। उसके बदन पर खरोंचे आईं, कपड़े और फट गए, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो छुपता छुपता गार्ड्स की नजरों से बचता हुआ सीधे उसी बेसमेंट लैब की तरफ बढ़ा जहां वो सुपर कंप्यूटर रखा था। लैब का दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद था, लेकिन जो लड़का दिन भर जले हुए मदरबोर्ड से खेलता हो, उसके लिए वो लॉक कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक पुराना तार निकाला, लॉक के पैनल को खोला और कुछ ही सेकंड में एक हरे रंग की बत्ती जली। दरवाजा खुल गया। लैब के अंदर एकदम बर्फ जैसी ठंडक थी। नीली रोशनी में नहाया हुआ वो विशाल सर्वर रूम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। देव धीरे धीरे चलते हुए मुख्य कंसोल के पास पहुंचा। वहां एक डिजिटल राइटिंग पैड रखा था जो सीधे उस बड़ी स्क्रीन से जुड़ा था। देव ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कोई रजिस्टर का पन्ना नहीं था, ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर था। उसने पैड पर स्टाइलस रखा और लिखना शुरू किया। वो एक के बाद एक कमांड्स डालता गया। उसके लिखने की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्क्रीन पर नंबर एक झरने की तरह बह रहे थे। उसने उस पूरे क्वांटम थ्योरम को पलट कर रख दिया। उसने उस नियम को ही बदल दिया जिसे वो सारे महान वैज्ञानिक सच मान बैठे थे। आखिरी कमांड टाइप करने के बाद उसने एंटर का बटन दबाया। एक पल के लिए पूरी लैब में लाल बत्तियां तेजी से छपकने लगी। सिस्टम में एक भयानक एरर का साउंड गूंजा। देव को लगा कि उसने शायद सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो डर के मारे वहां से पीछे हटा और दौड़कर उसी दरवाजे से बाहर भाग गया। वो बिना पीछे मुड़े तब तक भागता रहा जब तक वो अपनी झुग्गी में नहीं पहुंच गया। सुबह के ठीक 6 बजे थे। डॉक्टर विक्रम सिंह अपनी कार से संस्थान पहुंचे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज सब खत्म हो जाएगा। वो भारी कदमों से बेसमेंट लैब में दाखिल हुए। उनके पीछे उनकी पूरी टीम थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने लैब का दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई लाल टाइमर नहीं था, कोई अलार्म नहीं बज रहा था। वो विशाल स्क्रीन एकदम शांत और हरे रंग की रोशनी से
चमक रही थी और उसके ठीक बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखा था, थ्योरम डिकोडेड, सिस्टम इज नाउ सिक्योर। डॉक्टर विक्रम सिंह भागकर कंसोल के पास गए। उन्होंने कांपते हाथों से कीबोर्ड चलाया और जो हल उन्होंने स्क्रीन पर देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये कोई इंसान का काम नहीं लग रहा था। ये इतना शुद्ध, इतना सटीक और इतना एडवांस तरीका था जिसके बारे में दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा था। ये किसने किया? विक्रम सिंह की आवाज में हैरानी और खौफ दोनों थे। रात को लैब में कौन आया था? तुरंत सिक्योरिटी चीफ को बुलाया गया। रात की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। पूरी टीम बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। फुटेज में रात के 3:15 पर लैब का दरवाजा खुला और अंदर जो इंसान आया उसे देखकर पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। वो कोई सीनियर रिसर्चर या कोई जीनियस छात्र नहीं था। वो वही चाय बांटने वाला लड़का था जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो नंगे पैर था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेन कंसोल पर गया और उसने 15 मिनट के अंदर वो काम कर दिया जिसे करने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक नाकाम रहे थे। यह असंभव है, एक प्रोफेसर चिल्लाया। यह कोई कबाड़ी वाला नहीं हो सकता। यह पक्का किसी विदेशी एजेंसी का जासूस है, कोई हैकर है। एक अनपढ़ लड़का क्वांटम फिजिक्स कैसे समझ सकता है? डॉक्टर विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो चुका था। उनके अहंकार को एक बहुत गहरी चोट लगी थी। उस लड़के को अभी इसी वक्त मेरे सामने लेकर आओ। पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, लेकिन वो लड़का मुझे यहां चाहिए। कुछ ही घंटों बाद पुलिस की 2 गाड़ियां उसी झुग्गी बस्ती में पहुंची। देव अभी सोकर भी नहीं उठा था कि पुलिस ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए जीप में डाल दिया। बस्ती के लोग डरे हुए देख रहे थे। देव को लगा कि शायद लैब का ताला तोड़ने के जुर्म में उसे जेल भेजा जा रहा है। उसे उसी संस्थान के सबसे बड़े हॉल में लाया गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। सारे वैज्ञानिक, मीडिया वाले और संस्थान के अमीर छात्र वहां मौजूद थे। देव को बीचों बीच एक कुर्सी पर बिठाया गया। उसके बाल बिखरे थे, कपड़ों पर कीचड़ लगा था और वो डर से कांप रहा था। डॉक्टर विक्रम सिंह उसके सामने आए। उनकी आंखों में गुस्सा और शक था। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? वो पेन ड्राइव कहाँ है जिससे तुमने कोड कॉपी किया? तुम्हें कितने पैसे मिले ये सब करने के? देव ने रोते हुए हाथ जोड़े। साहब, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैंने कोई कोड कॉपी नहीं किया। मुझे तो पेन ड्राइव का मतलब भी नहीं पता। वो सवाल जो बाहर स्क्रीन पर चल रहा था, मैंने बस उसे पूरा किया है। मुझे माफ कर दो साहब, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पूरे हॉल में एक जोरदार ठहाका गूंजा। बड़े बड़े घर के छात्र उसे हंस रहे थे। ये भिखारी कह रहा है कि इसने क्वांटम थ्योरम सॉल्व किया है। इसे तो ABCD भी नहीं आती होगी, एक छात्र ने ताना मारा। डॉक्टर विक्रम सिंह ने अपना हाथ उठाया और सब शांत हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि यह तुमने किया है तो अभी इसी वक्त हम सबके सामने साबित करके दिखाओ। उन्होंने एक सफेद बोर्ड मंगवाया। उस पर एक नया और उतना ही खतरनाक समीकरण लिखा गया। यह समीकरण उसी थ्योरम का दूसरा हिस्सा था जिसे दुनिया में आज तक कोई समझ ही नहीं पाया था। चलो, विक्रम सिंह ने एक मार्कर देव की तरफ फेंकते हुए कहा, अगर सच में तुम्हारे अंदर वो दिमाग है तो इसे हल करो, और अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा। देव ने धीरे से वो मार्कर उठाया। वो डरा हुआ जरूर था, लेकिन जैसे ही वो उस सफेद बोर्ड के सामने खड़ा हुआ, उसका डर अचानक से गायब हो गया। जब वो संख्याओं और निशानों को देखता था तो उसे कोई अमीर या गरीब, बड़ा या छोटा नहीं दिखता था। उसे सिर्फ एक रहस्य दिखता था जिसे सुलझाना उसका काम था। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी के सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। देव ने मार्कर को बोर्ड पर रखा। उसने समीकरण को देखा, अपनी आंखें बंद की और फिर जो हुआ
उसने उस हॉल में बैठे हर इंसान की रूह कंपा दी। देव ने सीधे जवाब लिखना शुरू नहीं किया। उसने पहले उस समीकरण में मौजूद उन गलतियों को काटना शुरू किया जो उन बड़े वैज्ञानिकों ने की थी। वो मार्कर ऐसे चला रहा था जैसे कोई पेंटर अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना रहा हो। वो बीच बीच में रुकता, कुछ बुदबुदाता और फिर दुगनी तेजी से लिखने लगता। 40 मिनट तक वो बिना रुके लिखता रहा। बोर्ड के नीचे से लेकर ऊपर तक कोई जगह खाली नहीं बची थी। अंत में उसने एक छोटा सा निशान बनाया, उसे एक बॉक्स में बंद किया और मार्कर नीचे रख दिया। उसने मुड़कर देखा। हॉल का नजारा बदल चुका था। जो छात्र कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले थे। जो प्रोफेसर ताने मार रहे थे, वो अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे। डॉक्टर विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने धीरे धीरे चलकर बोर्ड के करीब गए। उन्होंने चश्मा पहना और एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने लगे। हर एक स्टेप, हर एक लॉजिक इतना अचूक और इतना गहरा था कि किसी कंप्यूटर की हिम्मत नहीं थी कि उसमें गलती निकाल सके। देव ने न सिर्फ उस सवाल को हल किया था, बल्कि उसने एक नई थ्योरी का आविष्कार कर दिया था। डॉक्टर विक्रम सिंह के हाथ कांप रहे थे। वो मुड़े और उन्होंने उस लड़के को देखा जो फटे कपड़ों में सिर झुकाए खड़ा था। उस कठोर और घमंडी इंसान की आंखों में पहली बार आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर उस कबाड़ी वाले लड़के के दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो। विक्रम सिंह की आवाज भारी थी। माइक से उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। हम सब यहां अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। हमने डिग्रियों को ज्ञान समझ लिया था और कपड़ों को इंसान की पहचान। तुमने आज सिर्फ एक गणित का सवाल हल नहीं किया है, तुमने मेरे और इस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। असली प्रतिभा किसी ऐसी कमरे या महंगी किताबों की मोहताज नहीं होती। उन्होंने मुड़कर पूरी सभा की तरफ देखा। मैंने कल 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, लेकिन इस लड़के ने जो आज किया है उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। आज से यह लड़का का इस संस्थान का छात्र नहीं, बल्कि मेरा पर्सनल रिसर्च पार्टनर होगा और इसका इनाम 1 करोड़ नहीं, बल्कि इसका भविष्य होगा। पूरा हॉल जो कुछ देर पहले तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी से गूंज रहा था, अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से फट पड़ा। हर कोई खड़ा होकर उस लड़के के लिए ताली बजा रहा था। देव को यकीन नहीं हो रहा था। उसे पैसों की समझ नहीं थी, उसे शोहरत की समझ नहीं थी। उसे बस इस बात की खुशी थी कि अब उसे छुपकर रात के अंधेरे में कंप्यूटर नहीं देखने पड़ेंगे। अब वो दिन के उजाले में अपने उन नंबरों के साथ जी सकता था जो उसकी जिंदगी थे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सोना चाहे कचरे के डिब्बे में ही क्यों ना पड़ा हो, वो अपनी चमक कभी नहीं खोता। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई आग है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी गरीबी आपको रोक नहीं सकती। लोग आपके कपड़ों पर हंसेंगे, आपके हालात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस दिन आप अपनी असली ताकत दिखाएंगे, वही लोग आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी एक आग जलाई है, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हार मत मानना, क्योंकि आपकी जीत का टाइमर शुरू हो चुका है।